आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 6 का 9 मई का शिफ्ट 1 का पेपर। और जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उसके नेगेटिव इंक्लूड करके मार्क्स बन रहे हैं 93.33, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये स्कोर उसने कैसे बनाया और उसके साथ पीछे स्ट्रेटजी क्या रही, लेवल 532 में हम डिस्कस, मतलब उस पेपर तक पहुंचने के लिए हमें ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके शॉर्ट मेथड देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको इसके शॉर्ट मेथड बताऊंगा, सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अब देखो, जीके क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है। मेनली हमारा फोकस है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें जीके का था कि बोडो लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, तो असम में। और वेलेरिया लुइस लेली को किसके उपन्यास के लिए डब्लिन साहित्य पुरस्कार मिला, लॉर्ड चिल्ड्रन आर्काइव। 2021 पर फोकस किया है। जो ऑबिचरीज हैं या फिर अवार्ड्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस है, तो उनको अच्छे से देख लेना। 5321 के लिए ऑलरेडी डेट निकल चुकी है, जून में एग्ज़ाम है, सेकंड वीक में। जो संविधान सभा के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई, वो बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। मीनाती मिश्रा जिस शास्त्रीय संगीत से नृत्य से कनेक्टेड हैं वो है उड़ीसी। नील नदी को जिस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो क्या है, मिस्र। बहुत सारी मूवी आपने देखी होंगी, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका गलत नहीं हुआ होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें मैथ का। पहला क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 का है 51, अंतिम 12 का है 56, 68, 74 और रिमेन 3 जो संख्याएं बच गई उनका औसत क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, या तो आप देखो 3 संख्याओं का टोटल निकालो, यहाँ पर 15 का निकालो, यहाँ पर 12 का निकाल लो। 15 और 12 का जोड़कर आप 30 में से घटा दो, उसके बाद 68 और 74 को जोड़ दो, जो आएंगी उसमें से 5 का डिवाइड कर दो। सुन लेना दोबारा से क्या हुआ। इसका दूसरा अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है और टाइम आपका सेविंग है। पहला देखो इसमें क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है पहली चीज़ कि आपको 55 एवरेज दे रखा है। वो किसका है, 30 का है। 15 संख्याओं का 51 है और 12 का जो है वो कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, 51 है, कितनी की यूनिट यहाँ पर बन रही है, 4 संख्याओं की जरूरत पड़ रही है, 4 की, ठीक है। और कितनी संख्याएं टोटल, ये 15 है, तो हर एक में 4 की जरूरत पड़ रही है, तो 15 चौका 60 संख्याओं की हमें आवश्यकता है एवरेज को 55 मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद 56 हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी संख्या एक्स्ट्रा में है, 1 एक्स्ट्रा में है। कितनी संख्याओं के लिए, 12 संख्याओं के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितनी संख्या एक्स्ट्रा है, 12 संख्या एक्स्ट्रा है। अगर इन दोनों के हिसाब से देखोगे तो आपको पता लगेगा 48 संख्याएं जो हैं हमको आवश्यक हैं एवरेज को 55 मेंटेन करने के लिए इन 27 संख्याओं में। अब इसके बाद रिमेनिंग 3 संख्याएं बच गई। अगर सेम हमें यही मेंटेन करना है तो 55 ही हम क्या ले लें, एवरेज ले लें, ठीक है। 55 एवरेज हो गया, ये कितना हो गया 165। तो 165 तो ये जरूरत है, 48 इसकी ज़रूरत है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये 213 हो गया। अब ये तो आ गया रिमेन 3 संख्याओं का। अब यहाँ पर 68 और 74 को ऐड कर लें तो ये क्या हो गया, 355 हो गया। यानी कि टोटल 5 संख्याओं का जो एडिशन आया है, सम आया है, वो कितना आया है, 355 आया है। आपको इसमें 5 का डिवाइड करना है ताकि एवरेज निकल पाए। तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 71। इतना सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाता। कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग के आधार बनाया गया, तो कुमार संभवम। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया, 1976 में शामिल किया गया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 7:2 है। उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 5 वर्ष बाद 9:4 हो जाएगा। देखो, ये मान लो आपकी करंट की लाइन है और 9:4 हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर। ये तो आफ्टर 5 ईयर, ये बिफोर 5 ईयर। तो कुल मिलाकर देख रहे हो यहाँ पर 10 साल का डिफरेंस है। और वैसे देख रहे हो अनुपात में तो 7 से 9 हुआ है, 2 से 4 हुआ है, यानी फिक्स अनुपात बढ़ा है। कितना अनुपात बढ़ा है, 2 अनुपात बढ़ा है। तो 2 पर 10 ईयर का डिफरेंस है, तो 1 अनुपात पर कितने का डिफरेंस होगा, 5 का डिफरेंस होगा। श्योर बात है, 5 का जब डिफरेंस होगा तो यहाँ पर जो 7 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 7 5 35। और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 की वैल्यू हो जाएगी 10, 5 दूनी 10। तो अगर मैं 5 साल पहले 10 साल का था तो अभी कितने का होऊंगा, अभी 15 का होऊंगा। और यहाँ पर ये जो फादर है उसके वो कितने के होंगे, वो हो जाएंगे 40 के। सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज़ इसने पूछी है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी।
तो ऑप्शन से लेके चलते हैं। 10 अगर यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 50 और ये हो जाता है 25। तो क्या दुगनी हो रही है? प्रोबेबल दुगनी हो रही है, 100% दुगनी हो रही है। 25 से 50 हो रहा है। जब 25 से यहाँ पर 50 हो रहा है, कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन में नंबर 10 की। पज़ल है, बहुत ही सिंपल पज़ल है और इस पज़ल में करना कुछ नहीं है। जब आपको सेंट्रल फेस दे रखा है, यहाँ पर केंद्र की ओर मुँह करके दे रखा है, तो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। लेकिन इसको हम एक ही बार में अटैम्प्ट करके सही करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको 2 डायग्राम बनाना चाहिए। जब भी कोई पज़ल कर रहे हो, जब भी कोई सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ पर आप 2 डायग्राम कम से कम बनाओ। अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो ओके, ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम एटलीस्ट आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो ये वृत्ताकार मेज की बात कर रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठने की। तो ये लो भाई, एक तो हमने ये बना दिया, 1 2 3 4 5 और ये लो 6। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसने बोला है बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2 यहाँ पर बैठ गया बी। यहाँ पर भी बिठा लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में ये लो भाई, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो ये ध्यान से देखने वाली बात है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। डी को यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पर एफ बैठेगा नहीं, यहाँ भी नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पर एफ नहीं आएगा। तो डी श्योरली कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा। एफ यहाँ आ जाएगा और ए आ जाएगा यहाँ पर। इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी जो है आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को नहीं मिला है। तो हो गया सिंपल। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पूछा है, 1 2 3। दाईं ओर कौन सा? ये वाला है, 1 2 3, यानी कौन सा हो गया? डी हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्लॉक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ऊंट क्या हैं? गधे हैं। कैमल। सभी ऊंट क्या हैं? गधे हैं, डंकी हैं। कुछ बिल्लियाँ ऊंट हैं। तो देखो कुछ बिल्लियाँ, इसने ऊंट कहा है, कैट ले लेते हैं, कैट को ऊंट कहा है कुछ। सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, डी फॉर डॉल्फिन हो गया। ये डी ओ फॉर डंकी है और यहाँ डी फॉर डॉल्फिन है। तो इसके बाद इसने कहा है कि भाई सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हो गई, सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हो गई। इसने कंक्लूजन पूछा है कि क्या सभी डॉल्फिन गधे हैं? सभी डॉल्फिन गधे हैं। तो सभी डॉल्फिन गधे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर डी फॉर डी ओ क्या है? डंकी है। आपको सभी देखने को नहीं मिलेगा। सभी डॉल्फिन, सॉरी, डॉल्फिन और डंकी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये डंकी की बाउंड्री लाइन है और डंकी की और डॉल्फिन की ये रही, तो दोनों में कोई टच नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ की बात की है और यहाँ पर सभी की बात की है। डी फॉर क्या है? यहाँ पर डॉल्फिन है और डी ओ फॉर क्या है? यहाँ पर डंकी है। ठीक है, तो ये दोनों ही कनेक्टेड नहीं है। ये लाइन किसकी है? डंकी की, और ये किसकी है? डॉल्फिन की। तो दोनों ही क्या है? अलग अलग हैं। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। देखो ये डंकी है और ये क्या है? यहाँ पर एक कैट की लाइन है। तो कैट की लाइन को ये यहाँ पर जो क्रॉस कर रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये कुछ का बना रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या है? सही है। सभी बिल्लियाँ गधे हैं। देखो सभी कैट क्या हैं? गधे हैं। आपको ये दिख रहा है क्या? यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है, क्या ये डंकी में टच है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। ओनली केवल निष्कर्ष 3 ही क्या करेगा? इसको जो है फॉलो करेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। 1950 में इसका जो है इसको स्टार्ट किया गया था। बहुत बच्चे अलग अलग आंसर को वो कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, बट नहीं भाई, ये राइट आंसर है। क्लेम करने की आवश्यकता नहीं। 50 रुपये की जो है आप समोसे चाट पापड़ी खाओ। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 72 माइनस के समथिंग, ये इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करो ये कितना हो गया? 8 या 24। इसको सॉल्व करोगे 3 6 18। तो कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आ गया? 18 आ गया। इसके बाद ये कितना आ गया? 16 आ गया। माइनस और प्लस के बीच में सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि माइनस प्लस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सबसे पहले गुणा भाग को सॉल्व करना चाहिए। तो 40 और देखो 18 और 16 में से इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना बचेगा? प्लस के 2, प्लस के 2 और 40 प्लस के कितना हो जाएगा? प्लस के 42। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया? प्लस के 42 आ गया। अब कुल मिलाकर बच गया क्या? 72 माइनस के 4 42 और प्लस के 20। तो ये कितना हो गया? 72 माइनस के 4 दूनी 8 4 चौक 16 प्लस के 20। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में संख्या आएगी और माइनस में संख्या बड़ी आएगी। तो आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके देखो, अदरवाइज मत देखो। माइनस के 76 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो एक ऑप्शन था इसमें ओनली राष्ट्रपति का, जो कि आंसर नहीं था। बहुत बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति होनी है तो प्रधानमंत्री उसके क्या है? डेफिनेटली उसके हेड रहेंगे। तो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे।
कौन सी विद्युत आवेश की ऐसी इकाई है जिसका मान 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होता है? तो क्या है? कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है सेम्स लॉक्स का। कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, मतलब व्यापारी हैं, ओके। इसके साथ सभी व्यवसायी क्या हैं? अमीर हैं। तो हम क्या कर लेते हैं? इसको रिच कर लेते हैं। कुछ एथलीट अमीर हैं, बिल्कुल कुछ एथलीट अमीर हैं, ये रिच की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। कोई एथलीट अमीर नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। डेफिनेटली एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई एक ही सही होना था इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 फॉलो होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पदियानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। तो केरल में। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने के लिए ट्रॉपिकल लैंग्वेज प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसको? ICRISAT को। ब्याज की गणना भारतीय चक्रवर्ती ब्याज आधार पर की गई। चक्रवर्ती ब्याज पर निम्नलिखित में निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 हुई और 3 वर्ष बाद इतनी हो गई, तो धनराशि क्या थी? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बट बहुत बच्चों को एक कैलकुलेटर लगा, इस चक्कर में उन्होंने छोड़ दिया। इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, वो फॉलो करोगे तो क्वेश्चन कभी भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं लगेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी आपको पता है कि भाई एक प्रिंसिपल है, 2 साल बाद, ये तो 1 साल हो गया, यहाँ पर फिर कुछ अमाउंट बना होगा A1, फिर दूसरा साल आया होगा, एक अमाउंट फिर बना होगा A2, तो कुल कितना बना? जो अमाउंट बना वो बना 56,180 रुपीज़ का। इतना हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर तीसरे साल एक फिर से अमाउंट बना, वो कितना बना? 59,550.8 रुपये का। अब आपको ये देखना है कि 56,180 से 59,550 कितने रुपये जो है एक्स्ट्रा मिले। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता लगेगा 0.8 और 0 से 0, और ये 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7। यहाँ 4 में से 1 गए तो 3, और ये कितना हो गया? 3। तो कुल मिला के आपको पता लगेगा 3370.8 रुपये जो है वो थर्ड ईयर में ब्याज मिली। यानी इस ईयर जो हमें ब्याज मिली है ऑन 56,180 रुपीज़, वो कितनी थी? 3370.8। अब आपको एक बात तो कन्फर्म हो जानी चाहिए कि इन 2 सालों में कभी भी ये ब्याज इतनी नहीं बनेगी, मतलब कि सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में इससे ज़्यादा ब्याज नहीं बननी है। और इन दोनों को मिलाकर और इसका डबल जो है ब्याज किसकी ज़्यादा होगी? ये डबल वाली ज़्यादा होगी, इन दोनों की मिलाकर कम होगी। ऑब्वियस बात है, जब 3370 से कोई भी ज़्यादा नहीं होगा तो ये जो इसका जो डबल है वो इन दोनों के एडिशन से ज़्यादा ही होगा। तो इसका जो डबल है वो कितना हो गया? 6740.1 इतना हो गया इसका डबल। ठीक है, इससे डेफिनेटली ये कम होने वाला है। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है आपको कि अगर 48,700 लिया आपने, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो वो 6,741 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट कर दो। 52,500 लिया आपने तो ये क्या आ रहा है? ये यहाँ पर बहुत कम आ रहा है। अब देखेंगे एक चीज़ और, इसको आप अभी कंसीडर कर सकते हो। इसके अब 50,000 है, इस ऑप्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा कट करने के बाद? 6,180। ये भी कंसीडरेबल ऑप्शन है क्योंकि ये 6,741 से कम है। समझ रहे एक बात, यहाँ पर जो इसकी दुगनी ब्याज होगी वो पहली और दूसरी ईयर में प्राप्त ब्याज से ज़्यादा होगी। तो 48,700 में जब आप कंसीडर करोगे तो 8,000 रुपये बन रहे हैं इन 2 सालों में, जबकि अगले तीसरे में यानी कि एवरेज देखोगे तो 4,000 रुपये, जबकि अगले थर्ड ईयर में यहाँ पर 3,500 भी पूरे नहीं बन रहे हैं। सेम चीज़ ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन बच गए आपके। अब इस ऑप्शन में आप ध्यान से देखो, जब यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे तो ऑन एन एवरेज जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 3,800। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, सोच के देखो कि पहले 2 सालों में जो ब्याज बनी वो टोटल मिलाकर 3,800 बनी और अगले 3 साल में 3,300 बन गई। तो ऑब्वियस बात है डेफिनेटली कि ये जो पहले 2 सालों में ब्याज है वो एटलीस्ट इतनी ज़्यादा तो होगी कि थर्ड ईयर के जो टोटल जो ब्याज है उसके दुगने से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, ना ही बहुत कम होगी। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 1,000 बनी, यहाँ पर 2,000 बनी, यहाँ पर 3,000 बन जाएगी, वो तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है, आप परसेंटेज निकालोगे 3370 अपॉन में 56,000 से, तो ऑन एन एवरेज वो कितना परसेंट बनेगा? 5.5% निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे
तो 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहा है कि ये सिंपल सा कैलकुलेट करवाया है, यहाँ पर पॉइंटों में कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको आपको 500 लेना था, ये कितना हो गया 2 गुणा 4.7 ले लेते इसको, या 4.8 ले लो, माइनस के ये हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 20, या फिर जैसा भी करना चाहे 2.87 अपॉन में 19.70, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 9.6, देखो 500 प्लस के 9.6। अब यहाँ पर ये 3/20 आ रहा है, ये डेफिनेटली एक से कम वैल्यू है, एक से कम वैल्यू यहाँ पर जुड़ जाएगी या फिर घट जाएगी। तो कुल मिलाकर जो एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा वो 510 के नियर आएगा, और कोई ऑप्शन आपको 500 के अकॉर्डिंग दिखेगा नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों को टफ लगा था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा क्या करो, वाई एक साइड ले लो, साइन वाली जो टर्म है, 2 sin वाई माइनस के √5 sin वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos वाई, वो भी किसका, माइनस का। अब चूंकि माइनस का, इसको हटाकर क्या लिख दो, यहाँ पर प्लस लिख दो, यहाँ पर माइनस लिख दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमने क्या किया, साइन वाई को कॉमन ले लिया, √5 माइनस के 2 आ गया, इक्वल टू ये क्या है, cos वाई है। ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ से माइनस उठाया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। tan वाई चाहिए तो cos वाई नीचे आ जाएगा। tan वाई क्या होता है, tan वाई आप सभी को पता है कि भाई साइन अपॉन में cos वाई होता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ चला जाएगा, और tan वाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन में √5 माइनस के 2। अब यहाँ पर ऑप्शन कुछ ऐसा है नहीं, बहुत बच्चे इसको भी टिक करके आ रहे हैं। आप क्या करो, इसमें कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लाई कर लो, जो कितना होता है √5 प्लस के 2, √5 प्लस के 2, a प्लस के बी इंटू ए माइनस की बी, क्या बन गया, ऊपर तो √5 माइनस के 2 हो गया, सॉरी प्लस के 2 हो गया, नीचे क्या हो गया, √5 का स्क्वायर यानी कि 5 और 2 का स्क्वायर यानी कि कितना 4, तो कितना आ गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, √5 प्लस के 2। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक में एक आपको सीरीज दे रखी है, और बोला गया कि यदि सभी संख्याओं को हटा दें, यानी कि नंबर्स को हटा दें, तो कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर होगा। यहाँ से 8वें स्थान पर होगा, सभी संख्याओं को हटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा हो गया, एम हो गया। तो आपको कंसीडर ही नहीं करने थे 7 8 और 2 को। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। देखो बहुलक और जो माध्य है, माध्य का मतलब एवरेज होता है, बहुलक का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, जो दो टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उनके बेसिस पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ये देखो, पहली बात तो बहुलक क्या होता है। जैसे कि अगर 1 1 1 2 2 और 3 3, आपको इस तरह से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे रखे हैं, आपको पूछा बहुलक क्या है, तो बहुलक का मतलब फ्रिक्वेंसी यानी कि जिसकी बारंबारता हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो, डजेंट मैटर की वो संख्या बड़ी है छोटी है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ये आया है, तो क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 1 हो जाएगा। ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल था बहुलक को समझाने का। यहाँ पर आपको एक टर्म दी हुई है, पूरी एक सीरीज़ दी हुई है, और आपको बोला है कि इसका माध्य 21.25 है, और ये जो प्रेक्षण है कम्प्लीटली, इन प्रेक्षणों में, इस प्रेक्षणों में जो बहुलक है वो 29 है। तो वो 29 बहुलक बोला है। 29 कितनी बार आया, एक बार आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पी 2 बार दे रखा है। तो अगर बहुलक बनाना है, अधिकता करनी है 29 की, तो 29 ज़्यादा बार आना चाहिए, और एक ही बार आया है, चूँकि हमने देखा 22 2 बार आया है, तो 29 को 3 बार आना चाहिए, तो पी डेफिनेटली कितना होगा, वो 29 हो जाएगा। इतना हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर माध्य की बात की है, तो सबको एडिशन कर दो सबका, 29 एंड 36, ये कितना हो गया, 1 एंड 30 45 65, एंड ये क्या हो गया 65 66 86, 86 के बाद ये कितना हो गया 86 71 91 91, देन ये कितना हो गया 110 110 प्लस के 2 के, और ये किसके बराबर होगा 21.25, और ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 3 और 3 6 और 2 8, 8 संख्याएं हैं। तो इसको करेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 25 अट्ठे 200 यानी 170। तो 170 इनका क्या आ गया, टोटल एडिशन आ गया। 110 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया 60, तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, 8 दूनी 16 8 एकम 8, और ये कितना हो गया 29 एंड 30 60 65 66 86, एंड ये कितना हो गया 86 के बाद 71 91 91 के बाद ये हो गया 100 110 प्लस के 2 के, 110 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना 60 हो गया। देन यहाँ पर कितना आ गया, ओके 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 8 एकम 8 25 अट्ठे 200 170, के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 30 आ गई।
ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर 30 आ चुकी है। अब कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम इसको देखने में। ओके 21336 38। ओके देखो कुछ मिस्टेक है, हम कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक ये है कि हमने इसको एडिशन करने में गलती कर दी है। तो ये 130 है, 130 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा, क्योंकि ऑप्शन था नहीं और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, प्रोसेस हमारा सही है। तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 20 आ गई। तो के की वैल्यू 20 आ गई, तो 29 माइनस के 20, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन था, सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें हमें सिस्टम बैठाना था कि पहले दूसरे में जो सिस्टम बैठा हुआ है वो तीसरे में किस तरह से बैठेगा। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस करके 11 8 88 9 5 45। तो अगर हम 11 गुणा 8 माइनस के 5 इंटू 9 कर दें तो क्या 43 आ रहा है, यस 43 आ रहा है। बट ये चीज़ हमें सेकंड में अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। अगर सेकंड में अप्लाई हो रही है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये सही है। 12 नम्मा 108 सचिन 42, तो इसका मतलब ये सही है, 66 आ रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 13 माइनस के 9 इंटू 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 92। ओके अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और 20% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना है, 448। निवेशित धनराशि का मान कितना होगा। सिंपल सी चीज़ पूछी थी, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। और अगर आपको बेस्ट मेथड पता है, इसका कैलकुलेट करने का मेथड पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है कि भाई PR² अपॉन में 100² इंटू 100 प्लस के R अपॉन 100, ये आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर R आपको पता है कितना है, 20% है, और आपको P पता है, P नहीं पता है जो आपको चाहिए, और आपको जो अंतर है वो पता है 448 है। ठीक है, ये आप कर सकते हो चाहो तो। अदरवाइज़ अगर आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है कि सीधे नॉर्मल तरीके से करो, तो आप क्या करो, 1000 रुपये ले लो, 1000 पर आप 20% का इंटरेस्ट निकालो, कितना हो गया 200। फिर से आप 20% का इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो गया 40, और फिर से आप 20% का इंटरेस्ट निकालोगे तो 4 दूनी 8। अब देखो 3 साल का जो ब्याज होता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, 3 3 1। अब यहाँ पर जो ये होगा ये कंप्लीटली साधारण होगा, और इन सबको मिला दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। इसने बोला है इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर किससे कंसीडर होगा, यहाँ से कंसीडर होगा। 4 × 12 120, और ये हो गया 8 यानी कि 128। ओके 128 पर धनराशि कितनी है, 1000 है। 128 पर धनराशि 1000, तो 448 पर धनराशि कितनी होगी, बस हमें ये कैलकुलेट करना है। 12 चौक 48 तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। 12 36 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन में 2 बच गए हैं, ये देख लो आप। 4 × 12 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7/2 हो रहा है, 3.5 इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे भी डायरेक्ट कर सकते हो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जो हैं वो कितने थे, तो 53 इसका राइट आंसर था। सो स्टूडेंट ने भी 53 टिक किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टिक किए हुए हैं जो लगता नहीं कि पढ़े हैं, सिर्फ तुक्के के बेस पर मारे हो सकते हैं। बट क्या है, आप तभी रिस्क ले सकते हो जब आपको पता है कि आपका एक पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली सही हो गया है, जैसे मैथ और रीजनिंग का। तो वहाँ पर जीके में 10 से 12 जो है आप तुक्के ले सकते हो। अगर आपको पता है जीके में 10-12 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन तक 20 क्वेश्चन तक राइट हो जाएंगे, तो 53 इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि W = H is greater than equal to Z equal to C is greater than equal to T is less than equal to L is less than equal to M। ये बैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा था आपको T is less than equal to W सही है या नहीं। तो देखो T से लेके W सभी में बराबर आ रहा है, और सभी में एक साइड की डायरेक्शन आ रही है। जब एक साइड की डायरेक्शन आ रही है वो भी किसकी तरफ, T की तरफ, स्मॉल में, तो ये हो जाएगा सही। इक्वल टू है तो इक्वल वाली चीज़ तो वैसे ही सही हो गई, और टी इस छोटे तरफ की डायरेक्शन आ रही है। यहाँ पर देखोगे ये एरो है, इस तरफ एरो है, तो इसका मतलब टी छोटा ही है, तो ये पहला सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें सी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, तो ये बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो इसमें यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक साइड बड़ा हो रहा है एक साइड छोटा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये गलत हो गया। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, गलत कर दो। तो पहला इसमें जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, सही हो जाएगा, वही फॉलो करेगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। देखो ये है एम, ये है एस और ये है क्या, सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो अगर 100 रुपये मार्केट प्राइस है, 10% छूट के बाद कितने का हो गया सेलिंग प्राइस, 90 रुपये का। अगर 100 रुपये जो है लागत मूल्य है तो सेलिंग प्राइस कितने का हो जाता है, 112.5 का। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो, इसको और अच्छे से बना लो, 200 रुपये अगर आपका क्या है लागत मूल्य, तो ये कितने का बन जाएगा, ये बन जाएगा 225 रुपये का। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन को मैंने सिंपल कर दिया है और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो जीरो हटा दो, तीनों में से एक एक जीरो हटा सकते हो, सिंपल है। अब यहाँ पर और क्या बोला है इसने, आपसे बोला है कि अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी कॉस्ट प्राइस और लागत किससे मतलब है, इसको मार्केट प्राइस से मतलब है, बाकी सेल प्राइस से मतलब नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास की वैल्यू ले लेंगे 225, यहाँ पर क्या करेंगे, पास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये होगा 9 दूनी 18, 180। ओके, ये कुछ गड़बड़ की है क्या, 9, और ये कितना हो गया 2250। सॉरी, यहाँ पर 90 थे ना, 100 ये 90 था, तो इसको तो 90 रखेंगे। अब ज़ीरो हटा देंगे 200, अब ज़ीरो हटा दो आप, पहले हमने पहली ज़ीरो हटा दी तो ये 90 का ज़ीरो कंसीडर नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी। यहाँ 90 था या 100 था या 200 था, तो 90 का 90 ले लिया, 225 का 225 ले लिया, देन ज़ीरो को आप हटा दो कम्प्लीटली, क्योंकि जीरो बाद में आनी है तो वैसे भी हटनी है। हमें मतलब कितना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से मतलब है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 और 2 4, 450 का डिफरेंस आ रहा, किस पे, 1800 पे गुणा 100। तो जब 9 दूनी 18, 9.45 करोगे, 9.45, तो कितना आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको कि CONSUME, ये कंज्यूम जो है CEMNOSU लिखा हुआ है, ये किस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप इसको ब्रेकआउट कर लेते हो देन आप इंग्लिश को लिख सकते हो इसी पैटर्न में। तो पहले तो देखो इनका नंबरिंग करो, सी का कितनी हो गई, 3 हो गई, ओ की हो गई 15, एन की हो गई कितनी 14, एस की हो गई 19, और यू की कितनी हो गई 21, एम की कितनी हो गई 13 और ई की हो गई 5। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 पहले आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर आ रहा है 13, फिर आ रहा है 14, फिर आ रहा है 15, फिर आ रहा है 19 और फिर आ रहा है 21। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो सेम चीज़ इंग्लिश में अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई हो गया, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई रहेगी। तो यह है 5, यह है 14, यह 20, जी का 20, एल का 12, एल एम 12, आई का 9, एस का 19 और एच का 8। तो सबसे पहले आएगा ई, ओके। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एच, और कोई बच गया, जी का 7 है, ई एन जी, जी का 7 है, हमने टी का लिख दिया यहाँ पर, तो जी आएगा। देन उसके बाद एच आएगा, एच के बाद 9 किसका, आई है, तो ई जी एच आई, ई जी एच आई एक ही ऑप्शन में है, ई जी एच आई, तो इसको आप टिक कर दो, बाकी ई जी एच एन है यहाँ पर। पांडिचेरी में विलियानूर मंदिर में किए जाने वाला पांडिचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, तो गराड़ी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, सेम इसी पैटर्न पर जो हमने इससे पहले किया था, इंग्लिश में पैटर्न लगाया था, वही यहाँ पर लग रहा है। बस क्या हो रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, आपको ए दिख रहा है, यहाँ पर टी दिख रहा है, सेम डिसेंडिंग ऑर्डर है। आप चीज़ यहाँ पर कर सकते हो कि आपसे पूछा क्या है, स्पेकुलेशन का पूछा है। स्पेकुलेशन में एस क्या है 19 है, पी क्या है 16, ई क्या है 5, सी 3, यू कितना है 21, एल कितना है 12, ए 1 है, टी कितना है 20, ओ का कितना है, टी के बाद आई है, आई का मतलब 9, ओ का मतलब 15 और ये कितना हो गया 14। अब सबसे पहले क्या लेंगे, 21 लेंगे, यानी कि यू आएगा, ये ऑप्शन कट गया। यू के बाद ओ टी टी में ओ कितना है 15 होता है और टी कितना होता है 20 होता है, तो ये कट गया। एस और एन में एस 19 होता है और एन 14 होता है, तो ये कट गया, एक ही ऑप्शन बच गया, इसको सही कर सकते हो। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है, एक सीधी पंक्ति में बैठाए गए हैं लोग और वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, उत्तर या दक्षिण में। ध्यान रखना है, उत्तर में अगर देख रहे हो तो आपके राइट वाला राइट होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट। लेकिन अगर आप दक्षिण में बैठा रखा है यहाँ पर, तो राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। अभी तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप क्या करो, 2 सीरीज़ लेके बैठो, आप 2 पंक्तियों को बनाकर बैठो 8-8 लोगों के साथ, जिससे आपको क्या है दिक्कत ना हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो तो एटलीस्ट आप हैंड टू हैंड सॉल्व कर सको। और दोनों पंक्तियों को एक साथ लेके चलो। 8 लोग हो गए।
अब इसने बोला है उत्तर की तरफ है तो कोई परेशानी नहीं होगी, राइट वाले राइट ही रहेंगे। इसने बोला ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखो यहाँ से भी बैठा हो सकता है, अगर यहाँ से बैठा है तो 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ से बैठा होगा तो 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा। इतना हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद बोला है एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। देखो दायां दायां रहा, बायां बायां रहेगा कब, जब मुख उत्तर की ओर है। इसके बाद इसने बोला है कि एम के एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर देखो अगर पहली पंक्ति को देखते हैं हम, ये दूसरी पंक्ति ये पहली पंक्ति में देखते हैं तो एच के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो एम के बाईं ओर भी उतने व्यक्ति हैं, यानी कि एम बैठेगा यहाँ पर। दूसरी पंक्ति में देखें तो एच के दाईं ओर 1 पर्सन है, तो एम के बाईं ओर कितना होगा, 1 पर्सन होगा। एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति, अब देखो एम और पी के बीच में यहाँ नहीं बैठ सकता, पी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब ये जो पंक्ति हमने बनाई है ये गलत है। तो हम ऑलरेडी क्या, अगर हम पहले ये पंक्ति बनाते और ये बनाते ही नहीं तो हमें डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता। तो इसलिए क्या है, हमने 2 पंक्ति एक साथ बनाई, जो हमें यूज में नहीं है वो हटा दी। तो इसने बोला है एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, लो भाई एस जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस जेड एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये है जेड के दाईं ओर बैठा है तो यहीं बैठ सकता है। जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इसने ये बता दिया टी यहाँ पर बैठा है, तो डेफिनेटली एक वाई बच गया जो यहाँ पर बैठा होगा और कोई है नहीं। इसने बोला बाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो वाई के बाईं ओर केवल 1 पर्सन बैठा है, वो कौन है, एम है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वृत्त की परिधि 308 है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 308 दे रखी है आपको, पाई की वैल्यू 22/7 में है। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है, कुल मिला के आर चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को पता होता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, आर इक्वल टू हो जाएगा 308/2 पाई। इसको सॉल्व मत करो, सबसे पहले ये निकालो, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 308 इंटू 308 बटा 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू पाई। तो देखो पाई से पाई कट गया, इतना सिंपल ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू लिख लो, इसको मैं हटा देता हूँ पाई को, 22 इंटू 7 तो 2 दूनी 4, ये हो गया 154 और ये हो गया 154। इतना समझ में आ गया, 2 से हमने 2 काट दिया, 22 से कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया, 7 7 49 इंटू 154। बस हमें सॉल्व करना है, 9 चौक 36 सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 7546 इसका राइट आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। चूँकि मीटर आपको क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है, तो ध्यान रखना है। चूँकि सारे ऑप्शन वैसे मीटर में ही थे, लेकिन अगर इनके सेंटीमीटर वगैरह में होता तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते। मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, कैलकुलेट करके देख लेना, 15 चौका 60, 15 नाम 45, तो कितना 75 समथिंग आ रहा है, और ये कितना 4 नाम 36, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा इसमें 7546 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है, तो उससे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अब देखो 15 मिनट कम समय लग रहा है, हम ये मान लेते हैं कि स्पीड एस थी और टाइम उसको जो लग रहा था नॉर्मल टाइम वो टी था। अगर उसने एस प्लस के क्या कर दी, 30% इंक्रीज़ कर दी, यानी कि 130% स्पीड से वो अब जा रहा था, तो टाइम उसको कितना लगेगा, अगर घंटे में देखें तो 15/60 उसको टाइम लगेगा, ठीक है। हम घंटे में लेके चल रहे हैं, 15/60 उसको कम टाइम लगेगा, तो टी माइनस के 15/60। तो डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें वो तो सेम रहने वाली है, तो एक के लिए डिस्टेंस हो जाएगी एस टी और दूसरे के लिए डिस्टेंस हो जाएगी 130 एस अपॉन में 100 इंटू टी माइनस के 1/4। कैलकुलेट कर लिया है, 15/60 कितना हो गया, 1/4। और देखोगे तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, एस से एस कट गया, यहाँ पर हमें क्या करना है, टी कैलकुलेट करना है। टी कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, ये कितना हो गया 0 से 0, तो 10t इक्वल टू 13t माइनस के 13/4। तो ये कितना हो गया सॉल्व करने पर, ये हो गया 3t इक्वल टू 13/4, ठीक है। 13/4 कह लो, और बाकी और कुछ बचा इसमें नहीं है। अब ये कितना हो गया, 3 चौक 12 हो गया, तो यहाँ से t कितना आ गया, t को कैलकुलेट करोगे तो t इक्वल टू आ गया 13/12, ये 3 यहाँ पर गुणा हो गया। अब इसको ये है आपके हार में, तो आपको मिनट में चेंज करना है, तो गुणा 60 कर दो, 12 पन्ने 60 हो जाएगा, 13 पन्ने 65, यानी 65 मिनट का मतलब ये है 1 घंटे 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एचसीएफ, सिंपल है। एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ जिसमें इन तीनों में भाग दें तो वो चला जाए, 35 होगा। 35 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित भाषा में आपको ये क्या है, कोडिंग टू कोडिंग की है, गुड डीड्स पे को इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से सेम यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है। आपसे पूछा है काउंट का, तो देखो काउंट किस में है, पहली बात तो इसमें काउंट है, तो जो आंसर आना है वो SNTR OD और UM में से आना है, EZ तो बिल्कुल नहीं आना है। इतना हमें समझ में आ गया, क्योंकि काउंट यहाँ पर है और इन चार में से ही आंसर होगा, तो EZ तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद बच गया कि भाई ऑल योर्स डीड काउंट्स में थे, आपको कहीं पर ऑल योर्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। डीड तो दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, बट आपको योर और काउंट नहीं दिख रहा है, आपको ये दोनों नहीं दिख रहे हैं। जब ये दोनों नहीं दिख रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होना ज़रूरी है, 100% होगा, या तो इन दोनों में होगा या फिर इन दोनों में होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन किस में हो सकता है। तो देखो डीड का कितना है, डीड का है TR, तो ये तो कन्फर्म हो गया TR डीड का है, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। जो आंसर बचा वो किसका होगा, SN या UM होगा। कैसे पता किया, डीड का क्या है, TR है, तो TR जब फिक्स है तो यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन होना ही नहीं है, उनके बीच में विरोधाभास तो होना ही नहीं है, तो सिंपल सा है SN और UM के बीच में ही हम कंफ्यूज होंगे कि योर और जो है कोट है, काउंट है, उनका उनमें से किसका क्या है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन को सिंपल करने के तरीके हैं, बाकी आप अपने तरीके से जितना लेंथी चाहो बना सकते हो। ये परिवार के 6 सदस्य हैं, जेड V का पुत्र है। V का पुत्र कौन है, जेड पुत्र है, इसलिए प्लस लगा दिया। यहाँ पर ये पता नहीं है पिता है माता। MV का भाई है, ये लो भाई MV का भाई है, ये हमें नहीं पता है ये इसकी सिस्टर है क्या है, लेकिन हमें ये पता है M लड़का है, इसलिए हमने प्लस लगा रखा है। DV विवाहित हैं, देखो विवाहित के लिए हम एरो यूज कर लेते हैं, DV विवाहित हैं, लेकिन इसमें D पति है या पत्नी ये भी हमें नहीं पता है। PD की पुत्री है, ये लो भाई, इनके मतलब 2 बच्चे हैं, एक तो P है जो लड़की है और एक जेड है जो लड़का है। DG की बहन है, देखो G कौन है, D की बहन, तो D की बहन है तो माइनस हो गया। अभी भी हमें स्टिल नहीं पता है कि D और V जो है पति पत्नी है, जिसमें से पति D है या पत्नी कौन है हमें नहीं पता है। अब इसने बोला जेड का P से क्या संबंध है, जेड P का क्या लगता है, तो भाई लगता है, सिंपल सी बात। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि परमाणु क्रमांक 30 जो है वो किसका होता है, Zn होता है, जिंक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि सभी सालसा जैज हैं, सभी सालसा जो हैं वो जैज हैं, कोई जैज कत्थक नहीं है, तो कत्थक अलग हो गया, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ जैज सालसा हैं, कुछ जैज सालसा हैं, बिल्कुल सही बात है। जैज में, कंप्लीट जैज में सालसा को कवर हो रहा है, तो कुछ डेफिनेटली कवर्ड होंगे, तो ये सही बात है। कोई सालसा कत्थक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई सालसा यहाँ पे जब जैज ही कत्थक नहीं है और जैज के अंदर सालसा है तो वो भी क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा, तो ये भी क्या है, सही है। तो दोनों निष्कर्ष इसमें क्या करेंगे, पालन करेंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 40 पर। इसने बोला है कि भारत सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी, तो जनवरी 2021 में शुरू की थी। 5,000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुए ब्याज 1,072 रुपये के बराबर है, तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि निवेशित की। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई तरीके से आप इसको कर सकते हो। चाहो तो आप ये मान लो कि यहाँ पर X रुपये तो उसने साधारण ब्याज की दर से लिए और 5,000 माइनस के X जो हैं वो उसने चक्रवर्ती ब्याज की दर से ली, वो दूसरे साधारण ब्याज की दर से लिए। ये उसने 12% की ब्याज से लिए, ये उसने 10% के ब्याज से लिए, और इसके ब्याह पर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 2 साल में 1,072, तो 1 साल में कितना हो गया, 536 रुपये। आप निकाल सकते हो ऐसे कि ये हो गया प्रिंसिपल इसके लिए 12% के लिए इंटू 1 साल अपॉन में 100, और ये कितना है प्लस के 5,000 माइनस के X, ये कितना हो गया 10/100, 1 साल का है चूँकि, तो कितना हो जाएगा 536 रुपये। 2 साल का निकालना है तो गुणा 2 करना पड़ेगा, 536 हो गया। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो X कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। चाहो तो ये करो, अदरवाइज इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि यहाँ पर आप 12%, ये हो गया आपका 10%। अब 536 जो रुपये हैं 1 साल में वो किस पर बने हैं, 5,000 पर बने हैं, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लो। 5,000 पर कितना हो गया, गुणा 100, 0 से 0, और ये कितना होगा, पॉइंट लग जाएगा, 5 एकम 5 और 0, ये कितना हो, 0 हट गया, 5 बच गया, यहाँ पर 0 तो कट गया ना, पॉइंट लग गया, 5 एकम 5,
इसके बाद 0 आ गया, ये कितना हो जाएगा 36, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 10.72, 10.72 क्या आ गया, इसका इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब यहाँ पर ये करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे मिक्सचर एलिगेशन में, तो ये कितना 0.72 बनेगा और ये कितना बचेगा 1.28 बनेगा। तो अगर ये आप लेते हो किसका 12% का, तो कितना आ गया 0.72 हम कंसीडर कर रहे हैं अपॉन से किससे 2 से, इनटू में कितना 5000, तो 25 सत्ते 175, यानी कितना आ गया 1800, इसका राइट आंसर आ गया। 0.72 निकाल रहे हैं किस पर, टोटल कितना है 2 पर, इनटू क्या 5000, टोटल धनराशि कितना है 5000, 12% का निकाल रहे थे इसलिए हमने 0.72 कंसीडर किया। 10% का निकालते तो हम 1.28 अपॉन में 2 इंटू 5000 करते। ये सिंपल सा तरीका था, जो भी आपको तरीका फॉलो करना हो वो कर सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया होता कि 23.5% 11.75 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करनी है। 23.5 जो है वो 11.75 के इक्वल है, तो आपको यहाँ पर परसेंट दे रखा है, तो 100% किसके बराबर होगा, क्योंकि हर चीज़ 100% के बराबर होती है। अपने आप में क्या चीज़ होती है 100% होती है। तो सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखो यहाँ पर बोला गया था इस क्वेश्चन में कि किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है डॉलर। इसमें भी क्लेम करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस पूरे पेपर में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, डॉलर इसका राइट आंसर है। 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो स्टार्ट किया गया, तो 1954 में जो है स्टार्ट किया गया। एक समूह में 5 लड़कियां हैं और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, H केवल E से छोटी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं E यहाँ पर बनाता हूँ, E से तो छोटी है, H यहाँ पर बनाएंगे, तो अगर H सबसे नीचे होता तो उससे ऊपर कई लोग होते और H सबसे छोटी हो जाता। इसने बोला कि H केवल E से छोटी है, तो डेफिनेटली इसके नीचे जो है बच्ची कुची 3 लड़कियाँ हैं। F P के जितनी लंबी नहीं है, F P के जितनी लंबी नहीं है, इसका मतलब P जो है वो लंबी है, P G से छोटी है और P क्या है G से छोटी है, तो इसका ऑर्डर बन गया G, ये हो गया P और ये हो गया क्या F। अब इसने पूछा क्या सबसे छोटी कौन सा है, तो वो गया F। सबसे बड़ी पूछा होता तो E, बीच में कौन सा G। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में महमूद खिलजी को हराकर विजय स्तंभ किसने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया और इसके साथ ही खिलजी वंश खत्म हो गया। मछली के उपभोग को बढ़ाने के लिए 21 नवंबर 2020 को एका बाजार या एका हब परियोजना का उद्घाटन किसने किया, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा जो है नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी भारतीय क्या हैं, किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं या फिर क्या बजाते हैं, तो तबला बजाते थे। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो वो भैया 7 है। 2024 तक बात करेगा ना तो ऑपरेशनल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित और एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हुई, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने % की वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, PRT अपन 100 लगाना था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था इसमें, ये ऐसा ही हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। P आपको पता नहीं है, T पता है आपको कितना, T कितना, R आपको पता नहीं है, T आपको पता है कितना हो जाएगा 10, ओके, अपॉन में 100। देख के घबराना नहीं है कि P नहीं पता है R भी नहीं पता है, कैसे करेंगे, करते जाओ बस। ऐसा ही आपको बोला 75% वृद्धि हुई है, इसका मतलब 75% ऑफ P क्या है, इसका साधारण ब्याज है। तो P से तो भाई P कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाली 0 इससे कट गई, 5 से ये 2 बार कट गया और 5 से कितनी बार कट गया, 15 बार कट गया। तो R की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, R आ गया यहाँ पर 15/2%। इतना आपको समझ में आ गया। बस सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दो 6 के लिए। P आपको पता नहीं है, अगेन R कितना है, R है 15/2, T कितना है 6, तो ये कितना हो गया। अब आप देखो ये परसेंटेज में है तो अपॉन में 100 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100, अगर आप ये परसेंटेज में नहीं लेते तो आपको 100 करने की ज़रूरत होती। यहाँ पर ऑलरेडी परसेंट में दे रखा है, तो ये कितना हो गया 75 यानी 45 ऑफ P, 45% ऑफ P, ठीक है। अपॉन 100 करोगे तो 45% ऑफ P दिखाएगा। तो यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, 45% होगा। कितने % की वृद्धि होगी, 45% की। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब का डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, महिला 30 दिन में पूरा करती है, तो आपको ये बताना कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो 20 दिन में पूरा करते हैं मैन, एक मैन की कैपेसिटी M है और 20 दिन पूरा कर रहा है, तो टोटल काम क्या हो गया 20 M हो गया।
एक वुमेन की कैपेसिटी डब्लू है, 30 दिन में पूरा कर रही है, तो 30 डब्लू हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो एम इक्वल टू आ गया 3W/2। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 2M प्लस के 3W की आपको टोटल वर्किंग टाइम चाहिए, कितने दिन में पूरा कर लेंगे। और यही टोटल वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, 30W के बराबर हो जाएगा या फिर 20M के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर M को हम W में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू M क्या है 3W/2। सॉल्व कर लो उसको, 3 और 3 6W हो गया, इंटू एक्स बराबर के 30W। तो W से W कट गया, 6 से कट गया 5 बार, तो x कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि ये लोग मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे। सिक्किम में लेहवा दुचेन नामक पर्व जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य मनाया जाता है, किस लॉर्ड, भगवान बुद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि बहुलक और माध्य का अंतर बताना है। माध्य वही एवरेज, बहुलक क्या है जिसकी बारंबारता आई हो, मतलब बहुत ज़्यादा बार आया हो। तो 12 आप देखोगे 3 बार आया और कोई संख्या 3 या 3 से ज़्यादा बार नहीं आएगी। इनकेस कोई संख्या, 2 संख्याएं 3 बार रिपीट हो रही हैं तो वहाँ पर हम बहुलक को जो है दिखाएंगे ही नहीं, बहुलक हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं कि 2 संख्याएँ सेम नंबर में आ जाएँ, जैसे 12 भी 3 बार आ जाए, 9 भी 3 बार आ जाए, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उस केस में कांट डिटरमाइन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 और 12 24 और 36, 36 और 9 5 14, 12 चौक 48, 50। ओके, एंड इसके बाद 50, ये कितना हो गया 15, यानी कि 60, 65, 70 और 80। तो टोटल हो गया 80। और यहाँ पर संख्या कितनी है, 3 और 3 6 और 4 10, यानी 10 संख्या है। तो इसका माध्य कितना हो गया, एक्स बार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। और इसका जो है माध्यिका को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स एम से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 8। आपसे पूछा क्या था, अंतर पूछा था, तो 12 और 8 में अंतर कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। 4 कक्षीय हृदय निम्न में से किस में पाया जाता है, तो मोर में पाया जाता है। इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। अनुच्छेद 239 जो है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से, प्रशासन से। तो ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का 2। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये सही है, ठीक है, इस पर भी क्लेम मत करना, कहीं क्लेम कर दो। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें नेक्स्ट बताना था। नेक्स्ट क्या है, तो Q का कितना होता है, QRN 17, M का कितना 13, I का कितना 9, E का 5, A का 1। तो डेफिनेटली जो संख्या है वो आपके 1 से पहले जा रही है, तो 21 से लेके 26 के बीच में होगी। यहाँ पर 4 का गैप आपको देखने को मिलेगा। 4 का जब गैप देखने को मिल रहा है, 1 + 4 हो रहा है, तो यहाँ पर हम किसको करें कि 4 हो जाए। तो 23, 24, 25, 26, 2 3 4, 24, 25, 26, तो यानी कि 23 नंबर आएगा। 23 किसका होता है, W का होता है। तो एक तो ये कट गया, एक ये कट गया। अब इसके बाद देखते हैं H क्या है, H का हो गया 8, N का हो गया 14, T का हो गया 20, Z का हो गया 26, F का हो गया 6। 8 से 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 6 6 और 6 और 6 12। तो 12 किसका होता है, L का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। 54 किलोमीटर पर आवर की गति से 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करना है, तो कितना टाइम लगेगा। देखो प्लेटफॉर्म, कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म पार होना है। आदमी का यहाँ पर क्या है, उसकी हमें चौड़ाई को काउंट नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल होती है। तो कुल मिलाकर 450 मीटर की जो लंबी रेलगाड़ी है वो अपने आप को ही पार कर रही है, तो वो कितनी देर में पार कर लेगी। तो D/S = होता है टाइम। सेम फॉर्मूला लगता है, कोई अलग तरीका नहीं है इसका। ये कितना 450 मीटर अपॉन में 54 है। किलोमीटर को हम जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में आंसर पूछा है और मीटर में यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। तो ये कितना हो गया, 5/18 हो गया, 18 × 54 हो गया, 3 × 5 = 15, 45, यानी कि 30 सेकंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में यहाँ पर आपको देखा 1/1 + के थीटा, यहाँ देखा 1/1 - के थीटा। कुछ मत करो, सिंपल सा क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो। 1 - के tan² थीटा हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात। A + B × A - B। 1 - के tan थीटा यहाँ जाएगा, 1 + के tan थीटा यहाँ पर जाएगा। जुड़ने के बाद -के tan थीटा + के tan थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 4 दे रखा है। 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/2 = 1 - के tan² थीटा। ठीक है, tan² थीटा को इधर ले लो। 1 में से 1/2 गया तो क्या बचे, 1/2। 1 में से 1/2 जाएंगे तो 1/2 बचेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/√2। बस यहीं रुक जाओ, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
टेन थीटा क्या होता है, लाल बटा कप का में लंब बटा आधार होता है, तो लंब 1 ले लो, √2 क्या हो गया, आधार हो गया। जब इससे आप कर्ण निकालोगे तो क्या निकलेगा, √3 निकलेगा, यानी √2 का स्क्वायर प्लस के 1 का होल रूट, तो कितना है, √3। अब आपको चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जब साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। चूंकि आपने क्या माना है, इसको थीटा माना है, कर्ण बटा लंब। इसके बाद सेक थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधा बटा कर्ण, तो ये क्या होगा, कर्ण बटा आधार, √3 बटा √2। बस इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 बटा 1 का स्क्वायर यानी 3 बटा 1 प्लस के 3 बटा 2, तो ये 2 हो गया। पहली बात तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, और 2 3 6 और 3 9 बटा 2। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, 1917 में हुआ। 1915 में तो गांधी जी भारत आए थे, और उससे पहले की तो कोई बात ही नहीं है। और ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी की तरफ से। 3 अगस्त 2021 को बील मास्टर ओपन में भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो बने हर्षित राजा। ध्यान दो इस बात को, इसके बाद भी बने हैं, 17th नंबर आया है, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है इन्होंने 69th का। तो ये ध्यान रखना है पूछा क्या है, ऐसा नहीं है कि जो अभी पूछा है वो तो ऑप्शन में था ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, वो चीज़ मत किया करो। जो आपने पहले लिख रहे थे वो चीज़ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा अभी। और नेक्स्ट लेवल के लिए ध्यान रखना, 2021 करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लेना। शमिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 के रविवार को दिन था। उसके पति की वर्षगांठ जो है 31 मई 2020 को थी, लेकिन उस दिन कौन सा दिन था, तो देखो 2020, यहाँ पर भी 2020, तो ज़्यादा दिक्कत तो होनी नहीं है। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। इसके बाद आता है मार्च के बाद अप्रैल जिसमें होते हैं 30, अप्रैल के बाद आता है मई जिसमें होते हैं 31, ऑलरेडी इसमें 31 दे रखा है। 15 इसमें से जा चुके हैं, तो बच्चे कितने हैं, 16 दिन। इसमें अभी भी 30 दिन बचे हैं, इसमें 31 दिन बचे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो 7 दिन बाद साइकिल रिपीट होती है, यानी 7 5 12 22 की बात करें तो 22 को भी क्या होगा, संडे होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो 7 दिन बाद साइकिल होगी 7 5 12 की, तो वो क्या होगी, वो अपने जो वार है उस दिन, जो भी डेट पड़ रही है, जो भी डे पड़ रहा है, उसको रिपीट करेगा। तो 7 से अगर मैं इसको कट कर दूं तो 2 दिन बचे, यहाँ 7 से कट कर दूंगा तो यहाँ पर भी 2 बचे, और यहाँ पर भी क्या बचे, 3 बचे। 2 और 2 4 और 3 क्या हो गया, 7, अगेन 7 आ गया, 7 से फिर 7 घट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब पहले संडे यहाँ पर संडे था, तो इसका पति की जो वर्षगांठ होगी वो भी किस में होगी, संडे को होगी। सिंपल सी बात है। इसके बाद इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों कनेक्ट करेंगे, लेकिन इससे क्या कनेक्ट होगा उसने ये पूछा है। देखो m का p लिया है, m है 13 और p क्या होता है 16, d होता है 4, a होता है 1, r क्या है 18, u क्या है 21, f क्या है 6 और c क्या है 3। तो देखो यहाँ 13 से क्या हो रहा है 16 और 1 से क्या बढ़ रहा है 4। l क्या होता है, l होता है 12, तो 12 और 3 क्या हो गया 15, क्योंकि बढ़ते हुए। इसके बाद s का क्या होता है 19, तो 19 माइनस के 3 यानी कि 16 किसका होगा, तो 16 होता है p का। ठीक है, 15 होता है o का और 16 होता है p का, तो OP से रिलेटेड आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन बोला है कि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग स्थान प्राप्त किया है। अमर का स्थान शीर्ष से 11वां है। देखो ये अमर है, और शीर्ष से 11वें का मतलब ये है यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं। अब देखो इसमें भी आपको 2 बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा। निखिल का स्थान नीचे से 13वां है। निखिल जो है, निखिल का स्थान नीचे से 13वां है, मतलब इसके नीचे कितने लोग बैठे हैं, 12 बैठे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 बना लो। ये हो गया अमर, अमर का 11 है ना ऊपर से, तो ऊपर कितने लोग बैठे हैं, 10 बैठे हैं। और यहाँ पर बना लो आप निखिल। ऐसा क्यों बनाया कि उसने ये नहीं बोला है कि निखिल हो सकता है अमर और 10 लोगों के बीच में हो। यहाँ पर कितना हो गया 12, तो जो भी होगा उसको हम कर लेंगे क्वेश्चन को। एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ये है। केवल 3 विद्यार्थी अमन और निखिल के बीच में। अब देखो अमन और निखिल के बीच में यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, यहाँ तो 3 हो सकते हैं, ये तो सिंपल सा हो सकता है। इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, ये देखो ये अमर है, अमर को यहाँ ले लो और निखिल को यहाँ ले लो। यहाँ 3 लोग हो गए। अमर से ऊपर कितने थे, टोटल 10 थे, तो 1 3 और 1 4 चले गए, तो कितने बचेंगे निखिल से ऊपर, 6 बचेंगे। निखिल से नीचे कितने थे, 12 थे, तो 3 और 1 4 चले गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कुल मिला के बात यह है सिंपल सी। अब इसने पूछा है कि यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है तो 3 से विभाज्य है,
तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, ये इसलिए कहा है क्योंकि दो पॉसिबिलिटी इसमें बन रही हैं। अब यहाँ पर काउंट करोगे तो 10 और 12 कितना 22, 23, 24 और 3 27। यहाँ पर टोटल संख्या कितनी आ रही है 27 की आ रही है, ये भी विषम है। यहाँ पर 6 और 8 14, 14 और 3 17 और 2 कितने होगा 19। संख्या यहाँ भी विषम आ रही है, लेकिन 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या है, तो 27 इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बनानी है। चूंकि ऑप्शन में 19 था नहीं, इसलिए क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो गया था, लेकिन अगर 19 होता तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके ही सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, म्यूजिक को LTT JD में कन्वर्ट किया है, तो ये आप कर सकते हो MUSIC LTT JD, LM STU ST IJCD, यानी कि दो तो नीचे से ऊपर और दो जो हैं वो ऊपर से नीचे, और बीच वाला जो है वो ऊपर से नीचे किया है इसने। तो यहाँ पर 3 और 3 6, और बीच वाले को G का T कर देंगे, G का H कर देंगे, तो बीच में तो H आएगा चौथे नंबर पे, तो ये कट गया और यही कट गया सिर्फ। अब नीचे होगा R से S आएगा, R से S, और यहाँ पर I के लिए क्या आएगा H आएगा, N के लिए क्या आएगा M आएगा, G के लिए तो H आया ही था, I के बाद J, N के बाद O और G के बाद H, तो लास्ट में भी H आएगा। तो एक ही ऑप्शन जिसमें लास्ट में H है वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ये कह रखा है कि भाई न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, परमादेश बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बेकार में इसमें कंफ्यूज होकर या फिर इसमें सोचना था कि भाई आउट ऑफ द सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा आपको बस क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखनी है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, सभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, आपको वैल्यू पुट करनी है। 3 3 9, 2 2 4 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर टिक नहीं करना है। इसके बाद इसमें भी चेक करना है कि वाई की वैल्यू 2 रखने पर क्या ये 0 आ रहा है। 2 दूनी 4 माइनस के 2 चौके 8 प्लस के 4 यानी कि 0 आ रहा है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, और यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है एक्स कॉमा वाई, तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी। महिलाओं की पत्रिका बाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो उमेश चंद्र दत्ता हैं, इन्होंने ही इसको एडिट किया था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, और ये 1890s की पत्रिका है, 1890 समथिंग की। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये C और ये M, C फॉर कॉस्ट, M फॉर मार्केट, मार्क प्राइस, मार्केट नहीं मार्केट प्राइस या फिर मार्क प्राइस जो भी कह सकते हो आप। तो क्रय मूल्य डेफिनेटली 3 होगा, ये 5 होगा, 5:3 भी दे रखा है यहाँ पर। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 3024 है, दुकान पर 16 और 20% की क्रमिक छूटें देता है, लाभ हानि आपको बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप क्या मान लो, आप मान लो कुछ भी संख्या, आप मान लो 1000 जो है एक मार्क प्राइस है, अज्यूम कर लो मार्क प्राइस है कितना 1000। इसमें अब 20% की पहले दे दो या 16% की पहले दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20% थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ता है काटने में, तो 80% कितना हो जाएगा इसका, अभी पहली छूट के बाद, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो इसका प्राइस हो जाएगा 20% कटने के बाद वो हो जाएगा 800 रुपये। अब 1600 रुपये और जाना है इसमें से, ठीक है, तो 1600 रुपये और जाएगा, तो वो कैसे जाएगा 1600, 16 चौक 64, इसमें ऐसा करते हैं हम इसको 500 ले लेते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा, गुणा करने में परेशानी नहीं आएगी। तो 5 चौक 20 यानी कितना बचा 400, 16 चौक 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 64 सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि सेकंड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आएगा वो निकल के आएगा 336 रुपये, ठीक है। अब 336 रुपये प्राइस निकल के आ गया डिस्काउंट के बाद, तो इसने यहाँ पर बोला है कि जो विक्रय मूल्य है वो है 3024 रुपये, जो कि होना चाहिए कौन सा 336 रुपये। 336 रुपये अगर विक्रय मूल्य है तो 500 क्या है मार्क प्राइस है, और 300 यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस है। सिंपल सी बात है, 500 मार्क प्राइस, 300 कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछा था क्या, हानि और लाभ पूछा है। हानि लाभ के लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ती है, तो कुल मिला के ओवरऑल हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 336 जब है तब मार्क प्राइस कितना है 500 रुपये, तो 3024 पर मार्क प्राइस कितना होगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 8 32, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, 12 7 84, 12 6 72, 12 3 36 और 7 से 9 बार, तो 9 5 45 कितना आ गया 4500, ठीक है। ये तो आ गया क्या मार्क प्राइस। अब देखो पन नाम 45, 9 3 27, तो 2700 रुपये क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। 3024 में आपने क्या है बेचा है इसको,
₹27 में खरीदा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? ₹324 का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। परसेंटेज में पूछा नहीं था, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं था। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड में किसको सम्मानित किया गया है? तो वो हैं के शैलेजा। 56 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के 12, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। पहले ये सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 14 चौक 56, 4 दूनी 4, 4 चौक 16 है, तो ये कितना आ गया आंसर? 16 आ गया। इसके बाद ये हो गया 2 और 12 दूनी क्या आ गया? 24 आ गया। तो कुल मिला के 16 माइनस के 24 प्लस के 10 इक्वल टू जेड है, तो 10 और 16 कितना? 26 माइनस के 24 कितना आ गया आंसर? 2। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की, ये IOR का मतलब इंडियन ओशियन रीजन है, में भारत की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो सिंधु नेत्र को किया गया। 0.717y इक्वल टू 10.2, कुल मिला के आपकी चेक की है कैलकुलेशन कैसी है, तो 10.2y 0.17, तो पॉइंट हटेगा 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई होगा। हटा दो इन दोनों को, ये हट गया, 0 से 0 कट गई, 17 से कितनी बार? 6 बार, तो 60 इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके मेंसुरेशन पर, 2D था, सिंपल सा, 3D था, बहुत ही सिंपल था। इसमें आपसे बोला गया था कि बाह्य त्रिज्या जो है R2 जो है वो आपको दे रखी है 9, कोश की मोटाई दे रखी है 1, इसका मतलब R1 कितनी हो गई? वो हो गई 8। इतना समझ में आ गया। तो प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा? तो देखो पहली बात तो बाहर का आयतन है, उसमें से अंदर के जो गोला है, अंदर जो हवा भरी हुई उसका आयतन घटा देंगे तो जो धातु है जिसका यूज हुआ है उसका आयतन आ जाएगा। तो अगर बाहर का देखें तो कितना होगा? 4/3 पाई RQ, यानी कि RQ कितना है? R2Q, और अंदर का कितना है? 4/3 पाई R1Q। ओके, तो ये आ गया मेटल का आयतन जो आपसे पूछा गया था। 4/3 पाई का कितना है? 22/7। R2 कितना हो गया? 729, और R1Q कितना हो गया यहाँ पर? 512। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुल मिलाकर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? 4 गुणा 22/21, और ये कितना हो जाएगा? 7 और 1 और 217, 7 या 21, 7 या 21, 7 एकम 7, 31 हो गया। अब देखो ये आपको क्या करना है? पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नीचे तो 3 आ ही रहा है, तो 88 गुणा 88 इंटू 31, 8 एकम 8, 8 या 24, और फिर इसको कर लो 11 से गुणा, तो 8, 8 4 12, 1 4 2 6 और 1 7 और 2 अपॉन में 3, तो 3 हम 27 0, 3 हम 27 909 आ गया। तो ये ऑप्शन कट गए। इसके बाद 1 बच गया 1/3, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 4। कोई भी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा खास नहीं है। ये कह रहा है कि गिरिधर वाज ये टेम्पल, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एक टेम्पल में है और वेस्ट की तरफ मुंह करता है, वेस्ट की तरफ इसने मुंह कर लिया भाई, इधर की तरफ मुंह करके बैठा है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, क्लॉक इस तरह से घूमती है तो क्लॉकवाइज हो गया 45 यहाँ पर। डायरेक्शन टू कलेक्टेड टोकन, देन अनदर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ पर 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ही टर्न 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर था 45, इसने एंटी क्लॉक घूमा। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कहाँ पर देख रहा है अभी? ईस्ट में देख रहा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 8 का डिफरेंस है, 8 4 12, 4 6 और 6 12, 12 का डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर जो है 8 और 4 12 का है। यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंस कितने का है? 6 और 2 8 का है। यहाँ पर कितने का है हमें नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो कितने का है? 4 का है। तो एक चीज़ पता लग रही है, 12 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो 12 12 8 8 4 4, तो 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 46, 46 माइनस के 4 यानी कि 42 इसका राइट आंसर है। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा इसका? 46। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि पहली अधिकारी कौन है जिन्होंने जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुष्मिता लैंका। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। देखो क्वेश्चन नंबर 79 भी पजल है, सिंपल सी है, आपको समझाने में ही मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही कम टाइम में हो जा रहा है।
तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, इतने पेपर इतना टफ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचो कि हार्ड बनाया है या फिर बियॉन्ड द कोर्स बनाया है, आउट ऑफ द कोर्स है या फिर बियॉन्ड द लेवल है। इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। सिंपल से अप्रोच रखनी है आपको, जो आता है पहले उसको करो, अदरवाइज स्किप कर दो और अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको क्या है, एक वर्गाकार मेज पर बिठाया है, तो ये लो भाई वर्गाकार मेज पर बिठा देते हैं और हम हमेशा की तरह 2 मेज़ लेकर चलेंगे। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 4 तो बीच में हो गए, 4 कॉर्नर पर हो गए। अब एक मेज़ और बना लो ताकि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, हुआ तो हम एटलीस्ट उसको हैंड टू हैंड रिजॉल्व कर सकें। सेम उसी पैटर्न से बनाना है जिस पैटर्न से यहाँ बनाया है। इसके बाद बोला है देखो सेंट्रल फेसियल है, यानी सभी जो है मध्य में बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू के बाईं ओर बैठा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है यू बीच में बैठा है या कॉर्नर पर बैठा है। तो एक बार यूँ यहाँ बैठाएंगे, एक बार यूँ यहाँ बैठाएंगे। एस यू के बाईं ओर है, तो ये लो यहाँ पर हो गया ये। यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू टी के बाईं ओर है, टी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो टी यहाँ हो गया। टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा। अब देखो मध्य में बैठा है तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसको हटा दो, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। अगर आपने यही बनाया होता है स्टार्टिंग में तो आपको क्या करना पड़ता, दोबारा से हटाना पड़ता और एक नए सिरे से शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता। अब यहाँ पर इसने बोला है कि एस यू के बाईं ओर ये वाला हो गया कंप्लीटली, आर यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 आर यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है पी वी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी जो है वी और आर के बगल में है, तो वी और आर के बगल में बैठा है, तो पी यहाँ पर हो गया, वी यहाँ पर हो गया, क्योंकि आर फिक्स है, वी यहाँ नहीं आ सकता। डब्ल्यू टी के बगल में नहीं बैठा है, तो डेफिनेटली डब्ल्यू कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अब कौन बच गया, पी क्यू आर बच गया, यानी कि क्यू बच गया। आपसे पूछा क्या इनमें से कौन एक कोने में बैठा है, तो क्यू कोने में बैठा है, पी भी बैठा है, डब्ल्यू भी बैठा है, यू भी बैठा है, लेकिन ऑप्शन में केवल क्यू दे रखा है। आंसर टिक कर दो। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, लाइपेज का। बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन थे, तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जानी है, आप इतना घबराओ मत। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो डिसेंटली 75 to 80 बैठ रहे हैं, एक जोन में अलग बात होती है, नॉर्मली आप कितने मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप जो है कंसीडर हो जाओगे एसएम पोस्ट के लिए। अच्छे से साइको की तैयारी करो। 5 बॉक्स के LMNO निम्न में से जो है, जो एक के ऊपर एक रखा गए हैं, एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया है, एम को एन के ऊपर रखा गया है, ओ के नीचे है, ये लो भाई, एन को के ऊपर रखा गया है, एन को के ऊपर रखें तो एम यहाँ आ जाएगा, एल को ओ के नीचे रखा गया है, ये लो भाई, ये बन गया पूरा। सबसे नीचे कौन है, एल हो गया। IPCC का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि सी का एफ बनाया इन्होंने, यानी 3 का जो है 6 से, के कितना है, के का होता है के एल यानी कि 11 को इसने 14 से, एफ कितना है 6 है, इसको किससे 9 से, और एल 12 का है इसने ओ यानी कि कितना 15 से, डी कितना है 4 है, तो 4 और 3 7 ले लेंगे, 7 किसका होता है, जी का होता है, ये कट गया ये कट गया। पी कितना होता है 16 होता है, तो 16 और 3 19, 19 किसका होता है, एस का। तो देखो ये भी है ये भी है। अब बच गया कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला बच गया, ओ एल। ओ का कितना होता है 15, एल का कितना होता है 12, ओके। तो यानी कि 3 कम कर रहा है। पी का कितना होता है 16, एम का कितना होता है 13, 3 कम कर रहा है। क्यू का कितना होता है, क्यू पी क्यू आर यानी कि 17, 17 में 3 गए यानी 14, कितना आ जाएगा एन, तो GSN हो जाएगा। इसके बाद इसने बोला कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था, तो वो था तौकते। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है, तो आपने दशावतार मूवी देखी होगी। साउथ में विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, और एक मूवी आपने कमल हसन की सुनी तो होगी, एटलीस्ट देखी नहीं होगी, तो दशावतार। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC मार्जिनल प्रोपेनिसिटी कंजम्पशन से संबंधित क्या होगा कि आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन की दर यानी कि अनुपात को हम क्या करते हैं, डेल C बाई डेल I, ये होता है MPC। यानी कि MPC मतलब क्या, कंजम्पशन के ऊपर मार्जिनल प्रोपेनिसिटी। तो यहाँ पर कंजम्पशन के हम डिफरेंस को देखते हैं किससे, आई के डिफरेंस पे। एक होता है MPS यानी सप्लाई में, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम एस देखते हैं, डेल S जितना हम सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने लग जाए तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल जो है वो k है। तो इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट करेंगे। 1/4, 2/3, 2/3, 4/5, सबसे आसान तरीका ढूंढेंगे इसका। 5/8 और 3/4, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा मेरे अकॉर्डिंग? इसका एलसीएम 8 × 24, 8 × 40 और 4 × 12, 120 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 120 आ जाएगा। 4 × 12 यानी कि 30, 3 × 12 यानी कि 40, ठीक है। 5 से कितनी बार कट गया? 24 बार। ओके, 8 × 24, ये कितना हो गया? 15 × 120, 15 बार, और 4 × 12, 30 बार। अब सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर? 24 है, तो डेफिनेटली 4/5 जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटे की बात की तो 5/8 सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 15 सबसे छोटा है, तो 5/8 सबसे छोटा हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, तो के क्या आ गया? इसका 1/2 आ गया, क्योंकि इसने बोला है बड़ी और छोटी का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है। इतना समझ में आ गया? के आ गया 1/2। इतना क्लियर हो गया। जब 1/2 आ गया तो यहाँ से 1/k कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2। तो 2 और 4 6, और ये कितना है? कुछ गलत कर दिया गया। 1/5, वेट, ओके, ये 5/8 है। ये क्या है अपना? हमने इसको गलत काउंट ले लिया, 2/3 एंड 5/8 ये आएगा, ना कि गलत, हमने इसको गलत कर लिया है। वेट, यहाँ हमने गलती से ये गलत ले लिए हैं एलसीएम। ये 120 एलसीएम तो आ जाएगा। 4 × 12 है, तो 30 × 1 कितना हो जाएगा? 30। 3 × 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 80। और 5 से 24 चौक कितना हो जाएगा? 96। 8 से कितना? 15, 5 75, और 4 से 3 × 90। अब हम करेंगे इसमें के की वैल्यू के लिए। पहले हमने गलती से गलत कर दिया था, तो उसकी वजह से जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आने लग गया था। तो यहाँ पर देखें सबसे छोटी कौन सी है? ये 30 वाली है, तो 1/4 सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी में देखेंगे तो 96 सबसे बड़ा है, तो 4/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। यहाँ से 1/k कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5। तो 5 और 4 9, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3, तो 9 क्या आ जाएगा? 27, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। सब्लिमेशन क्या है? उर्ध्वपातन क्या है? जब हम किसी ठोस को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर या नाइट्रोजन, आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन की जो क्यूब्स आते हैं उनको कई बार आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि वो धुआं देते हैं, तो सीधा ठोस से क्या आ जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। PQR, 3 लोग हैं, एक 40 दिन में काम कर रहा है, एक 90 दिन में कर रहा है, एक 36 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर बोला Q 7 दिन के बाद। सबसे पहले क्या ले लो? इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 × 36, 360 एलसीएम आ जाना चाहिए। तो अगर कैपेसिटी निकालते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो 40 में किसका गुणा करें? 360 आ जाए, 9 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 10 का। इसके बाद इसने बोला है Q जो है, P काम शुरू कर रहा है स्टार्टिंग टू एंड। Q 7 दिन के बाद उसके साथ कार्य में शामिल हुआ। अब देखो, एक तो तरीका ये है, आप ये मान के चल लो कि X से स्टार्ट हो रही है बात, ठीक है, और Q स्टार्ट कर, Q क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है, ये चीज़ है। तो हम क्या कर मान लेते हैं कि X दिन तक टोटल काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है P जो है वो X दिन तक काम कर रहा है, तो 9 कैपेसिटी के साथ X दिन तक काम किया, तो टोटल काम 9x प्लस के Q 7 दिन बाद उसके साथ शामिल हुआ है। तो जो Q है उसने कितना टाइम लिया है? X माइनस के 7, कितनी कैपेसिटी के साथ? 4 के साथ। इसके साथ P शुरुआत से 8 दिन बाद आया है, तो X माइनस के 8 दिन लिया है, यानी टोटल X दिन लग रहे हैं, तो उसमें से 8 दिन कम कर लो, कितनी कैपेसिटी के साथ? 10 के साथ, और टोटल काम कितना है? 360, जो हमने एलसीएम से निकाला है। तो 9 और 4 13, और 10 कितना होगा? 23 हो गया। तो इतना तो पता लग गया 23 अपॉन में आने वाला है, प्लस के ये माइनस हो गया, 4 7 28, और माइनस के ये कितना? 80 इक्वल टू कितना? 360। अब एडिशन हो जाएगा इसमें, 2 3x इक्वल टू 8 और 10 460, 468x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ गया 468/23। तो 23 दूनी 468, 10 कितना हो गया? 108, यानी कि 468। तो कुल मिलाकर टोटल जो टाइम लगा वो लगा 468/23 दिन। लेकिन आपसे पूछा क्या था कि R कितने दिन तक कार्य करता है। अब आपको ये पता है कि 8 दिन तो R ने कार्य नहीं किया है, तो 468/23 माइनस के जो 8 करेंगे वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो सॉल्व कर लो नॉर्मल तरीके से। 23, 468 माइनस के 8 × 24 4,
2 8 दूनी 16 और 2 18, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 18 8 और 3 में से 1 गए 2/23। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 12 से 8/23 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कक्षा में आयोजित परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है। शीर्ष से 16वां है, रमेश यहाँ पर है और शीर्ष से 16वां है, मतलब कि इसके ऊपर कितने बच्चे हैं 15 और नीचे से 21वां, यानी इसके नीचे बच्चे कितने हैं 20। यदि केवल 21 विद्यार्थी पास हुए परीक्षा में तो कितने विद्यार्थी फेल हुए। पहले तो ये पता करना जरूरी है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15 और 20 35 और 1 36 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 21 पास हुए हैं, तो बचे कितने 15 फेल हो गए। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्ताकार व्यवस्था में बिठवा रहा है, बिठवाओ भाई, कितने लोग हैं 8। ओके, इसके बाद एक और डायग्राम ले लो ताकि दिक्कत ना हो। एन एल और क्यू दोनों के ठीक बगल में है, पी के और आर दोनों के ठीक बगल में है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एल से एन से और क्यू से कनेक्टेड कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से के से कनेक्टेड चीज़ें हैं। पी के और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखो एक बार के और आर यहाँ बिठा दो और एक बार आर यहाँ बिठा दो, के यहाँ बिठा दो और पी को जो है दोनों साइड में बीच में बिठा दो। बात समझ में आ गई। दोनों में अंतर क्या है, एक बार में के लेफ्ट में बैठा है पी के और एक बार में के राइट में बैठा है पी के और आर के दोनों के बीच में बैठा है कौन पी। इसने ये नहीं बताया कौन लेफ्ट में कौन राइट में। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब देखो यहाँ पर ओ नहीं आ सकता है तो इसको हटा देंगे, के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2 ओ यहाँ बैठ जाएगा। एम की स्थिति के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन एल और क्यू दोनों के ठीक बीच में बैठा है, एल और क्यू। अब देखो एल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, इसने ये नहीं बोला है। एन यहाँ पर हो सकता है। सिंपल सी बात यह है कि ये तो ओ से घिरा हुआ है, इतना हमें पता है कि एन एल क्यू जो है वो तीनों एक साथ आएंगे। अब इसने पूछा क्या है, रिमेन क्या बच गया, एम बच गया। तो एम की स्थिति के बारे में पूछा है तो एम जो है वो ओ और के बीच में है, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको, वो आपका आंसर हो गया। इनकेस पूछता कि एल की कंडीशन क्या है तो हम कहते कांट डिटरमाइन, या फिर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होता कि एन और ओ के बीच में है तो आप उसको टिक कर देते। अगर इनकेस एन और आर के बीच में भी एक ऑप्शन होता तो आप कहते हम नहीं पता कर सकते। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या 72 है। ये उस बच्चे का सही है जिस बच्चे का ये पेपर है, तो उस बच्चे ने डेफिनेटली इसमें तुक्का मारा होगा, अदरवाइज ये किसी बुक में नहीं लिखा रहता या फिर पता नहीं रहता है। तो ये रिस्क आप तभी ले सकते हो, मैं अगेन कह रहा हूँ, जब आपको पता है कि आपके मैथ रीजनिंग का पार्ट कम्प्लीटली सही हो, या फिर आपने पता है कि मेरे एक डिसेंट स्कोर बन रहा है अभी तक। इसके बाद देखो यहाँ पर 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। तो हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं 10x प्लस के y, ये 2 अंकों की संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका इसने बोला है कि संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम उस संख्या को निकाल सकते हैं प्रॉपर्ली चाहें तो। यहाँ पर निकल जाएगा किस तरह से, आप देखो इसको m मान लो, इसको m मान लो, तो ये क्या हो जाएगा m/2 माइनस के m/7 इक्वल टू ये 15 इधर चला जाएगा, कितना हो गया 7 दूनी 14, तो 5m इक्वल टू 15। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 14 थी 42, m की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई। अब 10x प्लस के y इक्वल टू 42 दे रखा है, आपसे पूछा अंकों का योग पूछा है, तो 42 यानी 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। सिंपल सी बात है। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया 10x प्लस के y से या 10y प्लस के x से, जिससे भी चाहो आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था, 3 एक तरह के हैं, बाकी चौथा डिफरेंट है। किस तरह से, तो ये देखो 17 और 24 कैसे, 17 गुणा 2 माइनस के 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 24, 22 गुणा 2 माइनस के 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 34, 11 गुणा 2 माइनस के 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 12, लेकिन 25 गुणा 2 माइनस के 10 करते तो 40 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। 6 व्यक्तियों ABCDEF का एक समूह है, तो यहाँ पर लंबाई के क्रम में उनको जमाना है। D A और E से लंबा है। अब देखो A और E से लंबा है, लेकिन ये नहीं पता है A से लंबा है या E से। हमें ये पता है दोनों से तो लंबा है, और दोनों में से कौन लंबा है ये नहीं पता है, तो हमने साथ साथ लिख दिए हैं। F BC से लंबा है, BC से लंबा कौन है F, E F से लंबा है। देखो E F से लंबा है तो डेफिनेटली E और A को हम यहाँ लिख देंगे, D को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है,
अब इसने बोला ए एफ से लंबा है, ए भी एफ से लंबा है, ई भी एफ से लंबा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ई और ए और बी और सी के बीच में क्या कनेक्शन है। तो सबसे छोटा व्यक्ति पूछा है, या तो वो बी होगा या सी होगा, सिंपल सी बात है। ये बोला है ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो उसका आंसर है पवन। यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, उसी वर्ष 2017 में ही 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, ठीक है, और इसके साथ फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28, क्योंकि फरवरी 2017 की बात कर रहा है। मार्च के 31 दिन। अब 31 में से पहली बात तो एक दिन तो ये चला गया, क्योंकि पहले दिन की बात कर रहा है, ये चला गया, तो बचे कितने दिन, 31 माइनस के 1 यानी 30 दिन बचे। मैंने आपको बताया था 7 दिन में रिपीटेशन होती है, तो 7 का डिवाइड कर लो, 2 बच गया, यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, 3 और 2 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, गुरुवार ये है, 5 दिन आगे जाना है, क्या आ जाएगा, मंगलवार इसका राइट आंसर आ जाएगा। बुध देन गुरु, यानी 7वां दिन कौन सा हो जाएगा, वापस से गुरु हो जाएगा, 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। औसत के है, यानी कि इसको जोड़ लो, 15 और ये कितना हो गया, 43, 42, 44, 44, 54, 54 और ये कितना हो गया, 60, 70, 70 के बाद ये कितना हो गया, 95। तो 95 अपन में 5 इक्वल टू के इक्वल टू 19, तो 19 दूना 38 प्लस के 1 यानी 49 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 7। इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि OECD के अनुसार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक कौन खर्च करता है, तो USA GDP का। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते। देखो पैरालंपिक की बात हो रही है तो 2 लोग थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही निशानेबाजी की, तो राजस्थान की अवनी लेखराती, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करके देख लो, 4 × 8 प्लस के 5 माइनस के 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 34 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये होता है 4 × 8 32 प्लस के 5 माइनस के ये कितना हो गया, 3, यानी कि 32 और 2 34 हो गया, तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम कहाँ पर थी, तो हांगकांग में थी। हांगकांग इसके लिए 2020 में नंबर 1 पे था। भारत के सर्वाधिक औद्योगिक नीति जो है, सब प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी, उसके बाद 1956 में आई थी। रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अकॉर्डिंग इथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस ईयर किया गया, 1974 में किया गया। इसके बाद पूछा गया था, ये कंज्यूमर ऑप्टिमल बंडल इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जो है उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग सेम पहले जैसे क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसमें 2 वर्ड दे दिए हैं, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट निकालने पड़ेंगे कि वो क्या है। सी दियर ड्रेसेस, एक तो ड्रेसेस से मतलब है हमें, और एक हमें मतलब किससे, पार्टी से मतलब है। तो यहाँ पर देखो ड्रेसेस आ रहा है और एक सी आ रहा है, एक ड्रेसेस और सी आ रहा है। इन दोनों में आप देखोगे तो TI और VE, तो ये हमें पता लग गया ड्रेस और सी में जो इनका डिकोड है वो क्या है, TI एंड VE, लेकिन हमें ये नहीं पता है किसका क्या है। इसके साथ सी का यहाँ पर देखते हैं, तो सी का यहाँ पर देखेंगे तो आपको V मिल जाएगा, लेकिन TI नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है सी का जो है वो VI है, VE है, और TI जो है वो किसका है, ड्रेस का है। इतना हमें पता लग गया, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, ठीक है। TI तो आएगा ही आएगा। अब बच गया पार्टी, तो पार्टी में देखो एक तो V और एक दियर। V का यहाँ पर क्या है, V का NX हो जाएगा, क्योंकि इतना आपको पता लग गया कि TI और VE का क्या है, ड्रेसेस और सी, और दियर का यहाँ पर क्या है, दियर का है सू, ओके। और यहाँ पर किसका है, V का कितना है, V का है NX, V का NX है, और इसके साथ जो दियर है उसका क्या है, उसका है SU। अब आपका यहाँ पर दियर का पता लग गया, हमें C का पता लग गया, हमें V का पता लग गया, तो हमें पार्टी का चाहिए, तो पार्टी का क्या हो गया, FS हो गया। ये पार्टी का तो हो गया FS, और ड्रेसेस का क्या हो गया, TI हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो VE जो है, VE तो C का है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। NA किसी का है नहीं, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कि NA किसी का कोड भी है, तो वैसे ही गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109,
ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ए की ऑप्शन में है, यू का कितना 21, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 25, 26, 27, 27 का मतलब एक का मतलब ए की ऑप्शन है पहला। लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, भैया रखो, अर्धगोला ये है और लंबवृत्तीय शंकु ये है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि शंकु के आधार की जो त्रिज्या है अर्धगोले के बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों एग्जैक्ट हैं। हम एक तरह से आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम को उल्टा कर दिया है, जो कोन वाली आइसक्रीम है उसको उल्टा कर दिया है। अर्धगोले का व्यास जो है वो आपको 12 दे रखा है, इसका मतलब जो रेडियस है ना ये वाली, वो आपको 6 दे रखी है। ऊंचाई ये वाली जो है वो आपको कितनी दे रखी है, हाइट वो दे रखी है आपको 8। तो ऑब्वियस बात है, जब ये एच है ये आर है तो हम एल निकाल सकते हैं। ये जो टेंजेंट हाइट है या फिर आपको लेटेंट हाइट बोल सकते हो, टेंजेंट नहीं सॉरी लेटेंट हाइट है, तो इसको जो एल बोलोगे आप लेटेंट हाइट को, ये कितनी हो जाएगी, 6, 8, 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। 6, 8, 10 का पाइथागोरस। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये है तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत क्या होगी। अब देखो इसको पेंट करना है तो बार बार होगा, इस बार बार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शंकु का बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल अपॉन में 2 यानी कि पाई आर एल, सिंपल सी बात। इसकी बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट का होता है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना हमें समझ में आ गया। ये तो हो गया कंप्लीट क्या, एरिया किसका, इस पूरे फिगर का। अब इसमें क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना निकल के आएगा इसका, पाई आर तो कॉमन आ गया, आर एल में एल कितना है 10 है और यहाँ पर 2 आर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 22 आ गया। तो पाई आर इंटू कितना 22 हो गया, सिंपल सी बात। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर बोला है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में लागत कितनी लगती है 25 रुपये, ठीक है। तो पाई आर इंटू 22 में कितनी, पहली बात तो एक में कितनी लगेगी 25 अपॉन में पाई, और पाई आर इंटू 22 में कितनी लगेगी, तो इसको सॉल्व कर लो, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 6 है, तो 25 का 150 यानी कि कितना गुणा करने पर कितना आएगा, 25 का 150, 150 गुणा 22, तो सॉल्व करेंगे तो कितना 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी कि 3300 आंसर आ जाएगा। ये इसका सिंपल सा तरीका था, कंफ्यूज नहीं होना था, ना ही कैलकुलेट इसको पूरी तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 भी बहुत सिंपल है, बस इसको करने का तरीका सही होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि y इक्वल टू आपको ये दे रखा है और आपसे ये पूछा है, सबसे पहले क्या करो उसको टर्म को सही बनाओ, y प्लस के 4 इक्वल टू अंडर रूट के 6 क्यूब रूट। अब इसका क्या है, आप क्यूब कर दो, इस क्वेश्चन को तो हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पर क्यूब चाहिए, तो पहले तो इसका क्यूब करो। तो इसका क्यूब करोगे दोनों साइड से तो y प्लस 4 का क्यूब में y का क्यूब प्लस के 4 का क्यूब प्लस के, अब क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू वाई इंटू 4 इंटू वाई प्लस के 4, ओके। और ये क्या हो जाएगा, क्यूब पे 6 हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस के 64 प्लस के 3 चौक 12 वाई स्क्वायर प्लस के 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 चौक 48 वाई। अब देखो यहाँ पर आ गया 6। अब एक चीज़ देखो, आपको वाई क्यूब 12 वाई स्क्वायर 48 वाई, वाई क्यूब 12 वाई स्क्वायर 48 वाई दे रखा है, प्लस के 100 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 100 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करूँ, इसमें 36 ऐड करूँगा, तो 36 डेफिनेटली यहाँ पर भी ऐड होगा, तो ये पूरी टर्म वही हो जाएगी जो आपसे पूछी है। तो 36 प्लस के 6 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि भाई ए बी सी डी, एक ए बी और सी डी जो है केंद्र ओ पर बनने वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये लो समांतर स्पर्श रेखा, भाई ये तो बनी नहीं रही, ओहो ये लो बन गई फाइनली। अरे यार, ये लो समांतर स्पर्श रेखा बन गई है कुछ कुछ, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। ध्यान रखना एक चीज़, ए बी सी डी बोला है तो ए बी और सी डी, ऐसा मत करना ए बी यहाँ से कर दिया और सी डी यहाँ से कर दिया। पी क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित हैं कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। अब देखो कैसा, यूँ भी कर सकता है, यूँ भी कर सकता है, तो इसने कुछ नहीं बोला है, तो सिमेट्रिक फॉर्म में हम लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म में। तो ये पी लो और इसको क्यू लो, इसने बोला पी ए बी पर है और क्यू जो है सी डी पर है। अब इसके बाद इसने बोला है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, ठीक है, पी क्यू जो है वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, तो यहाँ पर आर हो गया, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर चल रही है। इसने बोला पी
ओ जो सेंटर है पी ओ क्यू कितना होगा, ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे बनेंगे 4। अगर यहाँ पर एक बनाते हो आप तो यूँ मिला लो, इसको यूँ मिला लो, ऐसे कितने बनेंगे 1 2 3 और 4, 4 बनेंगे। 360 डिग्री का टोटल है तो 90 क्या होगा, 1 का हो जाएगा। इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई y का 2/3 यानी 2y/3 इक्वल टू जेड का 8/15 यानी कि 8z/15। तो यहाँ पर आपसे y/z पूछा है तो कर लो सिंपल सा, y ऊपर है z नीचे है, 8/15 तो ये है ही है, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, 3 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 4 बार, तो 4/5 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, आपको डाउट होना चाहिए कितने सिंपल क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ABCD का आयत है। ये लो भाई एक आयत बनाया ABC और D। इसके बाद इसने बोला AB 10 है, ये लो BC 8 है, तो ये 10 होगा और ये 8 हो जाएगा ऑब्वियस। ABCD की 3 भुजाओं AB BC और CD को स्पर्श करते हुए वृत्त का केंद्र है। अब देखो स्पर्श करते हुए बोला है, हमने इन तीनों को स्पर्श करा रहे हैं तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर हम तीनों को स्पर्श करा रहे हैं तो एक खास बात होगी। आप एक चीज़ देखो, कुछ इस तरह से वृत्त बनेगा, तो ये जो पॉइंट है ना सेंटर पॉइंट, इससे अगर इन दोनों की लंबाई देखें ना तो ये वृत्त की क्या होगी, डायमीटर होगी, जो आपको 8 दे रखी है। तो इसका मतलब है रेडियस R कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। अब OBC का एरिया पूछा आपसे, ये O हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। OBC का एरिया पूछा है, ये कितना है, 4 है, ये भी तो 4 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। जब ये 4 है, ये पूरा 8 दे रखा है, तो 1/2 आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 4। ये क्या हो गया, यहाँ से ये 4 हो गई ऊंचाई, ये हो गया आधार कितना 8, तो 8 चौक 32/2 यानी कि 16 कितना आ गया, इसका आंसर आ गया। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 41/40 आ जाएगा, सिंपल सा है, कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 116। ये बोला है कि प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति y से छोटा है। y से छोटा एक व्यक्ति है तो नीचे ओनली एक आएगा, बचे कितने 6 हैं, तो 4 जो बच गए वो y से ऊपर आएंगे। x e से बड़ा है, e से बड़ा कौन है, x है, हमें ये नहीं पता कौन से नंबर पे, किंतु d से छोटा है। ये लो भाई 3 का पता लग गया। e y से बड़ा है, e y से बड़ा है, ये पता है हमें, डेफिनेटली e y से बड़ा होगा तभी ये किस में आए, इसमें आएंगे। ना तो d ना ही c सबसे बड़ा है। अगर d सबसे बड़ा नहीं है, देखो यहाँ पर अगर हमने d ले लिया तो x यहाँ आ जाएगा, e यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसने बोला d सबसे बड़ा नहीं है तो d को हम यहाँ ले लेंगे, x यहाँ आ जाएगा, e यहाँ आ जाएगा। अब बच गया कौन सा, c बच गया, और कौन बच गया, एक z बच गया। तो c को इसने बोला ये बड़ा नहीं है तो c यहाँ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली c यहाँ आ जाएगा। अब जब c यहाँ आ जाएगा तो इन तीनों को तो अरेंज कर दो, d x e, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, z हो गया। इसने पूछा z से बड़े कितने लोग हैं, तो कोई भी नहीं है, z सबसे बड़ा है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, 1/2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में लंबा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसने बोला है कि भाई सीधी पंक्ति में बैठे, वही सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है चीज़, और 2 पंक्ति लेके चलनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसने बोला पंक्ति के एक सिरे से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर n हो सकता है या फिर 1 2 यहाँ पर n हो सकता है, हमें ये नहीं पता है बाएं से दूसरे पर है या दाएं से दूसरे पर है। m और n के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 m यहाँ पर होगा और 1 2 3 m यहाँ पर हो सकता है, 3 व्यक्ति बैठे। p m के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, m के दाईं ओर दूसरे स्थान पर p यहाँ हो जाएगा और m के दाईं ओर दूसरे स्थान पर p यहाँ हो जाएगा। अभी तक सही चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हो चेंज कितना है, एक बार में m लेफ्ट है, यहाँ पर m राइट है, किसके, n के। p के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं s के बाईं ओर उतने हैं, तो p के दाईं ओर कोई नहीं बैठा तो s के बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। p के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो s के दाईं ओर भी, s के बाईं ओर कितने होंगे, 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, s के बाईं ओर और p के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं दोनों सेम है। t और s के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो 1 2 3 यहाँ पर बैठाऊंगा तो t यहाँ बैठेगा, यहाँ तो बैठ नहीं सकता है t, क्योंकि 3 लोग तो यहीं हो गए। अब यहाँ पर s है 1 2 3, तो t कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, देखो यहाँ पर टी बैठा है तो इसको हम हटा देंगे, ये अरेंजमेंट हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, टी यहाँ पर बीच में बैठा है तो ये काम हो गया। इस लाइन से उन दोनों जो अरेंजमेंट हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने का आपको मौका मिलेगा। वाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है,
एक्स के दाईं ओर बैठा है तो यहीं पर एक ऑप्शन है, बाकी एक कोई बच गया, वो कौन बच गया, पी एन एम बच गया, एम एच टी यू वी वी बच गया, तो वी यहाँ आ जाएगा। वो आपसे पूछा गया है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3 कौन आ गया, वाई इसका राइट आंसर हो गया। 119वां क्वेश्चन है कि शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या आपको 9 दे रखी है, ऊंचाई आपको 12 दे रखी है, बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत इतनी है, प्रति पाई मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन को बहुत कम कर दिया इसने, ठीक है। ये शंकु है, ये आपको 9 दे रखी है रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की, आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये आपको 12 दे रखी है, ओके। अब इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री लागत जो है 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो आवश्यक सामग्री की कुल लागत पूछी है। आपको पहले ये पता होना चाहिए तंबू को बनाने में कुल कितना पर्दा लगेगा, तो वो लगेगा पाई आर एल, सेम फॉर्मूला यूज हुआ है पहले वाला, अगर पहले नहीं पता तो ये वाला भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पर्दा यूज हुआ। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे इतना, एल आपको पता है 9 12 और 15 हो जाएगा एल, ठीक है, पाइथागोरस से। ये 12 है, ये 9 है, तो ये कितना 15 हो जाएगा, तो 15, ये आर कितना है, आर 9 है और ये 15 है, इतना टोटल एरिया है मीटर स्क्वायर की टर्म में। सॉल्व नहीं करना, अगेन बोल रहा हूँ, 7 से तो वैसे भी किसी का डिवाइड नहीं जाना है, पॉइंटों में निकाल क्या करोगे। अब यहाँ पर आपको बोला है कि भाई पाई मीटर स्क्वायर जो है उसके पैसे लगते हैं 100, तो एक के लगेंगे इतने, ठीक है, 100/पाई। तो आपको ये बताना है कि 9 गुणा 15 गुणा पाई के कितने लगेंगे। पाई से तो पाई कट गया, 9 15 कितना हो 135, तो आंसर क्या आ गया इसका 135,000। अब देखो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2007-12 की अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम था। कुल मिला के इन सभी का एडिशन करना है, डिवाइड बाई 6 करना है क्योंकि 6 ईयर है, और आपको देखना है जो एवरेज आ रहा है वो किस वर्ष के निकटतम है। कुल मिला के बात ये है सिंपल सी। देखो 40 और 45, 85, 90, 14 कितना हो गया 140, 140 हो गया ये तो। इसके बाद ये बच गया 36, 18 और 19 और 195 ये हो गया। तो यहाँ पर आप करोगे 5 और 9 और 4 13, 3 1 3/6 करना है, 6 5 30, 6 36, ऑलमोस्ट 56% आ रहा है, जो कि आप देख रहे हो 55 के निकटतम है, 2008 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2008 हो जाएगा। ओवरऑल आप देखोगे कि मैथ और रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ना ही जीके में कोई गलत है। मैथ और रीजनिंग में 70/70 अटैम्प्ट करने लायक थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो टफ था या जिसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी। यहाँ पर 70/70 अटैम्प्ट करने लायक थे, और जीके में आप एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, बाकी आप रिस्क लेते तो आपके आराम से अच्छे मार्क्स आ जाते। और इस कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं 93.33, और ऐसा नहीं है कि यही कैंडिडेट मार्क्स लेके आया, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं इनके मार्क्स इससे भी अच्छे हैं। इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, और उसमें देखेंगे जो स्कोरर कैंडिडेट है उसका हम पेपर लेंगे और उसका सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। बाकी क्या है, आप इस पेपर के बिहाफ पर लेवल 5 4 3 2 में, 4 तो हो गया, 3 2 में एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि मैथ और रीजनिंग आपको पास करवाएगी, जीके आपको स्कोर करवाएगी, मैथ और रीजनिंग आपको पास करवाएगी। 70 में से एक भी क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश ना करो, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और सही से एक्यूरेसी के साथ। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करना।